हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू सिलेबस जो फर्स्ट ईयर का हमारा आया हुआ है। फर्स्ट बुक है इसमें हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और ये यूनिट 3 चल रही है इसकी। तो लास्ट टर्न पे हम इसमें पढ़ रहे थे कुछ रेडियस के बारे में। तो इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, हम पढ़ चुके हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में, और आज डिस्कस करेंगे हम हमारी आयोनिक रेडियस और वॉन-डेर-वाल्स रेडियस क्या होती है। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि हमारे आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं आप सभी को पता होगा कि हमारा जब न्यूट्रल एटम, कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करता है तब वो क्या बनाता है? आयंस बनाता है। कैसे आयन बनाएगा? कैटायन और एनायन। कैटायन कैसा होता है? हमारा पॉजिटिव आयन, और एनायन कैसा होता है? नेगेटिव आयन। अब देखो इसमें हमारे आयंस कैसे बनाते हैं न्यूट्रल एटम्स। देखो हमने क्या लिया, कोई भी एक न्यूट्रल एटम लिया। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है कि उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मान लीजिए 10 ही इसमें क्या है? प्रोटॉन्स है, और 10 क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रल एटम होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल एटम होने का मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो, दोनों क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। अब मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे और इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 11 आ गए। अब यहां पर देखना, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो मतलब कैसा? इस पर चार्ज कैसा ज्यादा हो गया? नेगेटिव चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा होता है? हमारा एनायन होता है। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद न्यूट्रल एटम क्या बनाता है बेटा? एनायन बनाता है। इसी तरीके से अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? उसने डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होगा? इस पे 10 तो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो प्रोटॉन्स तो 10 रहेंगे, 9 क्या हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब किसके पास ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या फिर प्रोटॉन्स ज्यादा है? तो बेटा इसमें हमारे प्रोटॉन्स ज्यादा है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो प्रोटॉन जब यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बेटा कैटायन। क्या होता है? कैटायन। तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद न्यूट्रल एटम क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। आयंस समझ में आ गए? आयंस कैसे बनते हैं? न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कैटायन बनाएगा। अब आयन समझ में आ गया। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस बेटा होती है, अगर आपको ये नोट करना था तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो इसमें अब बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में कि आयनिक रेडियस क्या होती है। आयंस समझ में आ गए? आयंस कैसे बनते हैं? अब देखो आयनिक रेडियस किस तरह से हमारी डिफाइन की गई है। आयनिक रेडियस की बात की गई है तो रेडियस तो हमारी वही रहने वाली है। न्यूक्लियस और हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते थे हम हमारे बाकी दो कौन कौन से पढ़े? एटॉमिक और कोवेलेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या देखते थे? न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते थे। अब इसमें देखो, इसमें भी रेडियस की बात की है तो आएगा तो इसमें भी डिस्टेंस ही आना है।
और डिस्टेंस जो है इसमें हम देखेंगे, किसका डिस्टेंस देखेंगे तो इसमें भी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, बट आयंस में देखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस के बारे में, तो आयनिक रेडियस वो डिस्टेंस होता है जिसमें आयन के न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की दूरी होती है। अब देखो पहले हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी न्यूट्रल एटम दे दिया, न्यूट्रल एटम है तो वो उसमें हमें पहले हम देखो इस तरीके से देखो, एटॉमिक रेडियस में हम क्या देखते थे, हमारे एटम के ध्यान से सुनना, एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की दूरी देखते थे। ये था हमारा एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या था, हम दो कोवेलेंटली बाउंडेड एटम के बीच की दूरी देखते थे, मतलब इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा होता था हमारा कोवेलेंट रेडियस। अब अगर बात करें आयनिक रेडियस की, तो बेटा हम इसमें आयंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आयंस की। आयन चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो, दैट मीन्स कैटायन हो या फिर एनायन हो। तब इसमें देखो हमारे आयन के न्यूक्लियस, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने कोई आयन मान लिया, कोई भी मान लीजिए, कैटायन मान लीजिए, एनायन, इसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस। समझ आ गया। चलिए नोट करते हैं इसको, आयनिक रेडियस की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। इसमें लिखिए, इसमें बेटा हिंदी में भी बताएंगे हम आपको, हिंदी में भी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे जितना हमसे हो सकता है। चलिए इसमें लिखेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस, इट कैन बी डिफाइंड as the effective distance, it can be defined as the effective distance। कौन सा डिस्टेंस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन from the nucleus of ion। ये है हमारा आयनिक रेडियस। अगर आपको इसमें डीपली समझना है तो आप इसको लिखने से पहले एक और चीज लिख सकते हैं, क्या, कि हमारा न्यूट्रल आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और डोनेट करके हमारे क्या बनाता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाता है, जो हमारे क्या कहलाते हैं, कैटायन और एनायन कहलाते हैं। और इसी में हम आयंस की बात करते हैं, तो आयन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस कहलाती है। देखिए पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। हिंदी में बेटा आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं हमारे नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ऋणायन या धनायन। अब जब हमारा न्यूट्रल एटम होता है, क्या होता है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बेटा, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, क्या नहीं होता, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल है बेटा, नल, खाली, बिल्कुल, जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, कोई सा भी चार्ज नहीं है, उस पर आवेश नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, दान करेगा, तो क्या बनाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कैटायन। अब इसमें देखो, जब आयन की बात कर रहे हैं तो आयन के नाभिक से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस। बीच की जो दूरी है, नाभिक और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो दूरी है वही हमारी क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस। अब इसमें देखेंगे हम कुछ फैक्टर्स कैसे कि कैटायन का साइज कैसा होता है, इसमें एनायन का साइज कैसा होता है और रेडियस किस तरीके से डिपेंड करती है। नोट कीजिए पहले आप इसको। देखिए अब इसमें आगे साइज की बात करेंगे। अब इसमें कैटायन और एनायन का साइज किस तरीके से होता है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कैटायन के साइज की, कि कैटायन का साइज कैसा होता है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कैटायन का साइज जो होता है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। छोटा क्यों होता है ये हम बताएंगे इसमें।
देखिए, और इसमें बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे इसमें हम। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अब इसमें बात करेंगे कि कैटायन और एनायन के साइज किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। साइज ऑफ कैटायन, पहले किसकी बात करेंगे, कैटायन। कैटायन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आयन जिस पर कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो। Size of cation or anion will always smaller than that of parent atom. Parent atom क्या है, अब ये इसका साइज छोटा क्यों होता है कैटायन का अपने पेरेंट एटम से। अब देखो बात करते हैं पेरेंट एटम। पेरेंट एटम बेटा वो होता है जिससे हमारे बाकी के सारे एनायंस क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। पेरेंट एटम, यहां पे आप पेरेंट एटम मान सकते हैं कोई भी न्यूट्रल एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम। अब पेरेंट एटम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप छोटे बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, क्या है, पेरेंट्स हैं आपके, क्या है वो आपके पेरेंट्स हैं। तो जिन्होंने जिनसे आप बने हो, मतलब जिनसे आप बने हो का यहाँ पे मतलब आता है जिन्होंने आपको बनाया है। मतलब यहाँ पे देखो छोटी सी बात है, छोटी सी बात क्या है, आपके पेरेंट्स हैं और आप क्या हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब देखिए इसी तरीके से हमारा क्या आता है, पेरेंट एटम आता है। पेरेंट एटम क्या है, हमारा मेन है और इसी से हमारे क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, इसी से हमारे आयंस बनते हैं, विच इज कैटायन और एनायन। समझ आ गया पेरेंट एटम का। और यहाँ पर कैटायन और एनायन आप क्या मान सकते हैं, पेरेंट एटम के बच्चे मान सकते हैं आप। चलिए इसमें आगे देखो, अब कैटायन का साइज जो होता है पेरेंट एटम से ऑलवेज छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, अब देखिए इसमें हमारा कैटायन जो होता है, कैटायन कब बनता है बेटा, कैटायन इसमें हमारा कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। जब पेरेंट एटम, या आप एटम ही लीजिए, एटम क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद कैटायन बना लेगा। क्या बना लेगा, कैटायन। और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो कैटायन का साइज अपने आप ही कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसमें लिखेंगे द साइज ऑफ कैटायन, लिखिए इसमें द साइज of cation will always, the size of cation will always smaller than parent atom, always smaller than parent atom, ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज रीजन भी बताएंगे, हर चीज का रीजन बताएंगे, कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए इसमें। बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एटम क्या करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एटम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो द number of electrons in cation क्या होंगे, जब वो डोनेट कर रहा है तो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, विल डिक्रीज। but the number of protons in nucleus,
क्या होंगे, अनचेंज्ड होंगे। क्या होंगे, अनचेंज्ड, की मतलब उसमें प्रोटॉन्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना इसमें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या होंगे, अनचेंज्ड होंगे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, कैसे फोर्स की बात कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर इंक्रीज होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द साइज ऑफ कैटायन, so the size of cation will be smaller than एटम या पेरेंट एटम, देन एटम। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बात लिखी है, बात ये लिखी है छोटी सी, जो पहले समझाया था वही लिखा है। अब ये देखिए कैटायन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आयन, धनायन होता है। इसका साइज, इसका आकार कैसा होता है, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन पेरेंट एटम। उसके एटम से अणु, एटम क्या होता है बेटा, अणु होता है, उससे हमेशा छोटा होता है, ऑलवेज आता है बेटा हमेशा, स्मॉलर आता है छोटा, देन कंपैरिजन, THAN आता है कंपैरिजन करने के लिए, देन पेरेंट एटम। बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन बनाते समय एटम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, अणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है। सो द इलेक्ट्रॉन इन कैटायन विल डिक्रीज, तो कैटायन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड। न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। आपने खुद देखा है न्यूक्लियस कैसे दिखाते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। तो हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, और ये इस पे न्यूक्लियस पे क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड, पर जो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स होते हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब बदलते नहीं हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पे प्रोटॉन्स तो है हमारे इतने ही हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 मान लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब एक क्या किया, डोनेट कर दिया, एक क्या किया, डोनेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे 5 कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो ये 6 के 6 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा अट्रैक्शन फोर्स का। अब मान लीजिए प्रोटॉन्स तो है यहाँ पर 3, 2 ही मान लो, 2 है, इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, तो ये 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन को ही तो अट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे ही होंगे, क्या होंगे, वैलेंस शेल पर यानी कि आउटर शेल पर प्रेजेंट होंगे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। सो द साइज ऑफ कैटायन विल बी स्मॉलर देन एटम, स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो जो कैटायन का आकार होगा उसके एटम से, पेरेंट एटम से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि बेटा जब इसमें अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है तो ये न्यूक्लियस की तरफ खींचते चले जाएंगे और इनका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इस ऐसी बात करें अगर एनायन के साइज की, एनायन के साइज के साथ क्या होगा, एनायन का साइज ऑलवेज बड़ा होगा। पहले इसको नोट कीजिए, इसमें आगे लिखेंगे एनायन के बारे में। देखिए अब इसमें आगे एनायन की बात करें, साइज ऑफ एनायन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनायन की। साइज ऑफ एनायन विल ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम, एनायन का साइज क्या होगा, पेरेंट एटम से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्यों होगा, बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन भी आएगा बेटा इसमें, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन बनाते टाइम एट
एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन विल इंक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मान लीजिए उसके पास 5 पहले से थे, एक्सेप्ट कर लिया एक और उसने, उसके पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनायन पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज। पर न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। So the magnitude of attraction force on electron will decrease। तो आकर्षण बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर कम होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा कम, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस पर। कितने हैं, 6 है। अब उसके पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, तभी तो क्या बनेगा, तभी तो हमारा आयन बनेगा। यहाँ पर कितने हो गए, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से प्रेजेंट थे। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन इसको ही तो अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला इसको कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो बचे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो यहाँ पे ये सिर्फ इनको ही तो अट्रैक्ट करेगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। बट हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह रहे हैं, फ्री रह रहे हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं बना पाता है, ताकि जिससे हमारा क्या हो सके, इतना अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है इसका, ताकि ये आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के उसका साइज छोटा कर सके। तो साइज ऑफ एन आयन विल ऑलवेज बी लार्जर देन एटम। किससे, एटम से, पेरेंट एटम से। पहले जो हमारा एटम होता है उससे कैसा होता है, एनायन का साइज, नेगेटिव आयन का साइज कैसा होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। क्लियर है इतना। अब देखो मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देती हूं। क्या, ये क्या है बेटा, ये मैंने क्या बनाया, केटायन बनाया। केटायन का साइज कैसा है बेटा, छोटा है उसके पेरेंट एटम से। किससे छोटा है, पेरेंट एटम से। जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कैसा होगा उसका साइज, उतना कैसा होगा उसका साइज पेरेंट एटम से छोटा होता चला जाएगा। ऐसी बात करें अगर केटायन की, केटायन का साइज क्या होता है, पेरेंट एटम से ऑलवेज बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। बेटा यहाँ पे एक्स माना है मैंने, कोई भी एटम, कोई भी मान लीजिए, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जितना ज्यादा उस पर चार्ज उतना बड़ा वो उसके पेरेंट एटम से। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसमें थर्ड, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है बेटा, इसमें वे एटम्स और आयन जिसमें उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसमें क्या लेना है, हमें कोई भी एक ग्रुप लेना है और उस ग्रुप में हम देखेंगे कि वे एटम या आयन, एटम या आयन, ध्यान से सुनना, जिनमें सेम नंबर हो इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, इन देयर ऑर्बिटल, उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, वे क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, रेडियस पर। देखो इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, द साइज डिक्रीज, साइज क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा, with the increase in nuclear charge, बेटा साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज होता है जो न्यूक्लियस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन इनसाइड, और बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनसाइड यानी कि न्यूक्लियस की तरफ खींच लिए जाएंगे। जितना ज्यादा ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके साइज में, एटम या आयन के साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बेटा होता है सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिकुड़न होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिकुड़न होता है हमारा। अब इसमें देखो जितना
कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जितना छोटा साइज होगा एटम का उतनी उसकी रेडियस क्या होगी, छोटी होगी, और जितना बड़ा एटम का साइज यानी कि आयन का साइज उतनी ज्यादा उसकी आयोनिक रेडियस होगी। एग्जांपल देख लीजिए, इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 11Na 12 mg प्लस 2 और 13Al प्लस 3। यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे हमने आयंस ले लिए। बेटा ये कौन सी सीरीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कह सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 8 है। इसमें भी कितना आएंगे, 2 8 आएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर कैसा है, +2 चार्ज है। यहाँ पे क्या होता है, 2 8 1 होता, 2 8 2 होता, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे इसमें, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 2 8 आएगी। अब इसमें देखो नंबर ऑफ शेल्स तो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, बट बेटा हमने क्या देखा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। साइज डिक्रीज होने का मतलब उसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, 11Na प्लस का, फिर उसके बाद किसका होगा, 12mg प्लस 2 का, फिर उसके बाद 13Al प्लस 3 का। ऐसे होगा इसका साइज। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें वॉन्डरवॉल रेडियस के बारे में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, हमारी वॉन्डरवॉल रेडियस 3 हो चुकी है, एटॉमिक, कोवेलेंट, आयनिक और फोर्थ आ जाती है इसमें हमारी वॉन्डरवॉल रेडियस। अब ये क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 नियरेस्ट एटम्स इन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या कहा गया है, ये डिस्टेंस का आधा होता है, किसके बीच का डिस्टेंस, द न्यूक्लियस ऑफ 2 नियरेस्ट एटम्स, 2 पास पास रखे एटम्स, और जो कैसे हो, आइसोलेटेड हो, यानी कि अलग अलग हो, कैसे हो, पृथक हो एक दूसरे से अलग, उनके बीच की दूरी के आधे को हम कहते हैं वॉन्डरवॉल रेडियस। अब देखो यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने क्या लिया, 2 कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स ले लिए। क्या लिए, 2 कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स लिए। ये क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल किससे कंसिस्ट होकर बनता है, एटम से कंसिस्ट होकर बनता है हमारा। अब इसमें ये वाला क्या है, ये एक हमारा एक एटम ये है पूरा, और एक एटम ये है पूरा। इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, इसके आधे को हम क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस। अब ये हमारे एटम्स कैसे हैं, ये है हमारे अलग अलग एटम्स। अलग अलग एटम्स किस तरीके से, देखो हमने क्या मान लिया, एक मॉलिक्यूल ये मान लिया, दूसरा मॉलिक्यूल ये मान लिया। पहले हम क्या देखते थे, सारे एटम्स के अंदर देखते थे। कोवेलेंट रेडियस हमने 2 कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स के अंदर देखी थी, एटॉमिक रेडियस एटम के अंदर देखी थी, आयनिक रेडियस आयंस के अंदर देखी थी। बट वॉन्डरवॉल रेडियस हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। हमारे क्या है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, क्या ले लिए, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, और इसमें 2 पास पास रखे एटम्स के बीच की दूरी के आधे के बराबर होती है हमारी वॉन्डरवॉल रेडियस। अब ये ऐसा क्या है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एक कोवेलेंटली बाउंडेड एटम ये है, कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स ये हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या मान लिया मैंने, D1 मान लिया। क्या मान लिया, D1, और इसके हाफ के इक्वल होती है हमारी वॉन्डरवॉल रेडियस। इससे हाफ के इक्वल होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। अब इसमें आगे देखो, मेन पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। देखो अब इसमें आगे वॉन्डरवॉल रेडियस जो होती है हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इन measurement of van der Waal radius atoms are present in isolated form। van der Waal radius जब हम नापते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे एटम्स क्या है, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। आइसोलेटेड फॉर्म मतलब अलग अलग प्रेजेंट, एक दूसरे से पृथक पृथक है, जुड़े हुए नहीं हैं। They don't form any bond with each other। क्या ये 2 हमारे किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं,
नहीं कर रहे हैं ना बॉन्डिंग, तो ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। एज वेल एज देयर ऑर्बिटल डोंट ओवरलैप ईच अदर, और इनके ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स। कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स कैसे होते हैं बेटा, इस तरीके से होते हैं। इनके रेडियस कैसे नापते हैं, इसका आधा लेते हैं, इस बॉन्ड लेंथ का आधा लेते हैं, इसको मैंने डी मान लिया और इसका आधा लेते हैं। अब इसमें देखो ये क्या है, कम है और ये ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये बेटा ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर्स टू इन वाले एटम्स के। तो यहां से कंप्लीट होता है हमारी चारों रेडियस, और नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये यूनिट आपकी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में, तो आप टेलीग्राम पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको एक आईडी फॉलो करनी है, वो है physics_guru_India। इस आईडी पर जाकर फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए वहां से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके आईडी बनाइएगा, उस पर सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।